Hello and welcome to our very special show on Indian Masterminds, and also a very happy and warm new year to all of our viewers. Today we have with us the legendary mentor of UPSC aspirants, somebody who has trained over 500 men and women into cracking India's toughest exam, and he is none other than Mr. Mahesh Murlidhar Bhagwat, the Police Commissioner of Telangana's Rachakonda region. Welcome, Mr. Bhagwat. शुक्रिया आपका। तो सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मेंटोर करने की आपकी टेक्निक क्या है? ये देखिए, ये जो मेंटरिंग का काम हम लोग कर रहे हैं, ये अभी ऑर्गेनाइज तौर पे हमने 2015 से, जब से व्हाट्सएप शुरू हुआ, तो व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए हमने ऑर्गेनाइज करके शुरू किया। उससे पहले भी हम लोग मेंटरिंग करते थे, लेकिन कम बच्चे आते थे। कुछ लोग ईमेल से कांटेक्ट करते थे, कुछ लोग फोन के जरिए हमको पूछा करते थे, और कुछ लोग डायरेक्ट मिलने आते थे। तो ऑर्गेनाइज नहीं था। लेकिन अभी ये व्हाट्सएप के जरिए हमें अभी ये सहूलियत हो चुकी है कि एक ही बार अभी तकरीबन 1500 लोगों को हम अभी मेंटरिंग कर रहे हैं। सेवन सेवन ग्रुप से अभी हमारे पास में, उसमें 5 ग्रुप सिविल्स के हैं। सिविल्स के 5 ग्रुप में भी 3 ग्रुप अभी मेंस एग्जाम के यूपीएससी के, 2 ग्रुप प्रीलिम्स के है, 1 ग्रुप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का है, और एक एक ग्रुप जो है वो सीएपीएफ, जहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट आपके सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, उसके लिए चुना जाता है। उसका एक ग्रुप है। ऐसे 7 ग्रुप है, और तकरीबन 1500 से ज्यादा नफरी अभी हमारे पास में है। और हम लोग बेसिकली अभी जो मेंटरिंग खासकर जो रहता है ग्रुप के जरिए, वो पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए ज्यादा मेंटरिंग हम करते हैं। बाकी रिटर्न के लिए या प्रीलिम्स के लिए बच्चे अपने आप पढ़ाई करते हैं। रिटर्न के दरमियान या प्रीलिम्स के दरमियान ग्रुप में जो इससे पहले जो सिलेक्ट हुए हैं, उन्हीं लोगों को हमने मेंटर करके चुना है। वो लोग गाइडेंस देते रहते हैं। जो भी कुछ अगर उनको कुछ सवाल है, तो वो गाइडेंस वो लोग देते हैं। लेकिन इंटरव्यू के समय पे पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम यूपीएससी में बोलते हैं, उस समय 3 या 4 महीना कंपलसरी हम लोग जो है इसी हर एक बच्चे के साथ में हमारा इंटरेक्शन होता है, और 1 to 1 हम उसको गाइड करते हैं। और आपकी ट्रेनिंग में पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, जब पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो बच्चे जाते हैं, तो उनको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उस फॉर्म का नाम है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, और जिसे डैप हम संक्षिप्त रूप में डैप कहते हैं। तो ये जो डैप है उनका, ये डैप के ऊपर काफी सवाल बच्चों को पूछे जाते हैं। एक्चुअली जब बच्चा जब कोई भी लड़का हो या लड़की हो, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जब एंटर करता है इंटरव्यू के रूम में, तो चेयरमैन सबसे पहले उसे बुला लेगा, वेलकम करेगा, बाकी मेंबर्स भी रहेंगे। और एक बार एस्पिरेंट ने ग्रीट कर दिया, तो देन बैठने के लिए कहा जाता है। और जो सवाल जो शुरू हो जाते हैं, वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देख के ही शुरू हो जाते हैं। जैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस करो। आपका नाम जो है, आपका नाम जैसा मेरा नाम महेश है, तो महेश तो ये भगवान शिव जी का नाम है, तो शिव जी के और क्या क्या नाम है। इस तरह से जस्ट कुछ हल्के फुल्के सवाल शुरू में पूछे जाएंगे, आइस ब्रेकिंग, जिसे हम आइस ब्रेकिंग कहते हैं, कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर रिलैक्स होने के लिए। ये बाद में फिर अपना सरनेम जैसा भागवत है, तो भागवत धर्म है महाराष्ट्र में, भगवत गीता है, तो उसी के ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ने हर एक कैंडिडेट ने जो जो कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन दी है अपने बारे में, कि अपना नाम हो, फादर का नाम हो, एड्रेस हो, अपना ग्रेजुएशन हो, अपना ग्रेजुएशन का जो स्पेशलाइजेशन हो, ग्रेजुएशन के बाद कहीं जॉब किया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, अपना नेटिव प्लेस हो, नेटिव डिस्ट्रिक्ट हो, नेटिव स्टेट हो, अपने हॉबीज हो, अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, लीडरशिप क्वालिटीज, कार्डर का कौन सा कार्डर आप लोगे, कौन सी सर्विस आप सिलेक्ट करोगे, ये पूरी जो इंफॉर्मेशन वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट ने फिलअप की है। उसी के ऊपर हर एक कैंडिडेट को कम से कम 4 या 5 सवाल तो पक्के पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में हम 100% इंश्योर करते हैं कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे उसको कुछ भी सवाल पूछे, ही शुड बी रेडी टू फेस दैट। क्योंकि करंट इवेंट में तो अब तो पूरा लिमिट ही नहीं है, स्काई इज द लिमिट। करंट इवेंट कहीं का भी, कौन से भी कंट्री का वो सवाल पूछ सकते हैं, या देश में भी कोई भी स्टेट में क्या हो रहा है पूछ सकते हैं।
उसमें कोई लिमिट नहीं रहता। बट आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने खुद भरा है, उसमें आपको जानकारी कितनी है, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके उसका एप्लीकेशन कैसा करेंगे सिविल सर्विस में, आपके ग्रेजुएशन का नॉलेज आप सिविल सर्विसेज में कैसा करेंगे, या आपकी हॉबी हो, हम्म। हॉबीज का हॉबी का आपको क्या फायदा होता है, आपको सिविल सर्विस, आप सिविल सर्विस में आने के बाद उस हॉबी का समाज के लिए क्या फायदा होगा, इस तरह के काफी सारे सवाल रहते हैं। तो बच्चों का जो है बेसिकली एप्लीकेशन बेस हम उनको तैयार करते हैं, और उनका जो देखने का नजरिया हम थोड़ा सा वाइडन कर देते हैं। लॉजिकल विथ एविडेंस कैसी बात करना, उसी के बारे में हम खासकर बच्चों को बताते हैं। एंड सर, हम आपसे आपके सफ़र के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपने पुणे से इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपने टाटा मोटर्स में भी काम किया। तो ऐसा क्या था जो आपको सिविल सर्विसेज की तरफ खींचते हुए ले आया? कैलकुलेटेड रिस्क कहा जाए उसे, थोड़ा कैलकुलेटेड लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ता है। यानी जो उम्र है आपकी, उस उम्र में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कब लोगे। वो उम्र थी, वो उम्र में काफी सारा एंथू था, एनर्जी थी, और खुद खुद के ऊपर भरोसा था मेनली कि यस। एक्चुअली मैंने जब रेसिग्नेशन लेटर सबमिट किया टाटा मोटर्स का, तो मेरे काफी सारे कलीग्स मेरे पास आ गए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम रास्ते पे आ जाओगे, तुम क्या कर रहे हो, जो आपने सवाल पूछा वो उन्होंने पूछा था मुझे। देन मेरे मेरे पिताजी पिताजी आके बैठे थे, पुणे में 3 दिन थे। उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को बताया था कि उसे समझाओ क्यों छोड़ना चाह रहा है ये जॉब करके। मेंटली प्रिपेयर था मैं कि, एंड मुझे कॉन्फिडेंस था। मैं तो उल्टा, एक्चुअली मैंने जब रेसिग्नेशन दिया तो मेरा प्रीलिम्स का भी रिजल्ट नहीं आया, तो प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले ही मैंने रेसिग्नेशन दिया था। एंड देन फिर मुंबई चला गया, रिजल्ट आ गया। मेरा एक लक था उस समय कि उस समय एग्जाम 2 महीने के लिए पोस्टपोन हुई थी, मेंस की रिटर्न एग्जाम। मुझे थोड़ा सा और समय मिला एग्जाम प्रिपरेशन। यस लाइफ सर। में कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा लेनी चाहिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन। तो लाखों की क्वांटिटी में लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, बट बहुत कम होते हैं जो सफल एक्चुअली हो पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे या कोई गुरु मंत्र बताना चाहेंगे? ये जो एग्जाम है बेसिकली, इसमें पेशेंस और परसिवरेंस ये बहुत जरूरी है, दोनों चीजें। आप मैराथन मैराथन के लिए आप रनिंग कर रहे हैं, ये कुछ स्प्रिंट नहीं है, तो आपको पेशेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है। आप गारंटी नहीं है इस एग्जाम में, आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो रहे हैं, आप मेंस लिख रहे हो, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, इसकी गारंटी नहीं। इंटरव्यू का कॉल आ गया, फिर सिलेक्शन होगा या नहीं गारंटी नहीं है। सिलेक्शन होगा लेकिन आपको अच्छी रैंक नहीं आ गई, आपको जो चाहते हैं आप वो सर्विस आपको नहीं मिल रही, तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो जिसे बोलते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा है इस एग्जाम में। इसलिए पेशेंस बहुत डेवलप करना जरूरी है, और जब तक आपका जो सपना है पूरा नहीं होगा, तब तक आपने मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, तब तक आपको लगे रहना है इस एग्जाम में पक्का। सरकार ने भी इस एग्जाम के लिए हर एक बच्चे को, अभी ओपन कैटेगरी में 32 इयर्स एज है, अगर आप बैकवर्ड क्लास में हो तो 35 इयर्स अपर एज है, और SC ST हो तो 37 इयर्स। ओपन कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट है, बैकवर्ड क्लास के लिए आपको मिलेंगे 9 अटेम्प्ट, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी के लिए अटेम्प्ट की संख्या नहीं है, 37 अपर एज है, 21 की उम्र से आप अपेयर हो सकते। तो उसमें एक ही बात है कि आपको एक साल में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको मैदान नहीं छोड़ना है, आपको जो है लगे रहना है। आपका पेशेंस, आपका परसिवरेंस इस एग्जाम में बहुत बहुत जरूरी है, उसको आप बिल्कुल जो है वो कैरी करना है आपके साथ। दूसरी बात जो है, एग्जाम जो है वो, इस एग्जाम में सिलेबस जो है वो काफी वास्ट है। इस वास्ट सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़ लेना बहुत मुश्किल है, तो आपको थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। अभी तक पिछले साल के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स हो, पिछले साल के जो मेंस के क्वेश्चन पेपर्स हो, उसका सही तरीके से आपको अपने एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करके आपको वो एरियाज को हाईलाइट करना है जिस एरिया पे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, और उसको आपको प्रायोरिटी देना है। हम हमेशा कहते हैं कि पैरेटोज प्रिंसिपल,
Pareto's principle 2080 कि 20% of the things which can bring 80% of the result, ऐसे चीजों पे आपको कंसंट्रेट करना है। यूपीएससी के सिलेबस को लेके भी आपको यही करना है। आप सिलेबस का और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का एनालिसिस करो ठीक तरीके से, और जो इम्पोर्टेंट एरिया है उसके ऊपर आप फोकस करो। ये फोकस अप्रोच एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और एक जो चीज है इस एग्जाम में जो मायना रखती है वो आपका राइटिंग स्किल। 1750 मार्क्स की ये रिटर्न एग्जाम है यूपीएससी के मेंस एग्जाम। हर एक मार्क मायना रखता है इसमें, इसलिए आपके जो राइटिंग स्किल्स है उसको आपको इम्प्रूव करना है। डेली आपको 2 या 3 घंटा लिखने की प्रैक्टिस करना है। एग्जाम के समय एक दिन 6 घंटा आपको लिखना है, ऐसे 3 दिन आपको एग्जाम देना पड़ता है। वो मुश्किल है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए आपके राइटिंग स्किल्स आप इम्प्रूव करो। उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप इवेल्युएट आपके मेंटर के जरिए करते रहिए। ऐसे हो आपको 1250 मार्क्स के 2 ऐसे लिखने हैं, 1250 वर्ड्स के 125 मार्क्स के लिए 2 ऐसे लिखने हैं, तो उसके बारे में भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। आपको जीएस के पेपर से आपके 250 मार्क्स एक पेपर, ऐसे 4 पेपर है 1000 मार्क्स के लिए, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस आपको चाहिए। 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर पेपर 1 पेपर 2, ये दोनों पेपर के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। और ये राइटिंग स्किल्स आप जो है वो प्रैक्टिस से ही डेवलप कर सकते हो। आपका हैंड राइटिंग आप सुधार सकते हो, लिजिबल हैंड राइटिंग कर सकते हो, उसको अच्छा प्रेजेंटेबल बना सकते हो आपके आंसर को। और जो पूछा है वो सवाल ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या पूछा है, इवेल्युएट, क्रिटिकली एनालाइज, ये जो वर्ड रहता है एक एक सवाल में, एग्जैक्टली जो पूछा है वही आप जवाब दो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर यूपीएससी के समय हमेशा कहा करते थे, जो हिस्ट्री के टीचर थे, कि सवाल कुछ भी पूछो, बच्चे तो वही लिखते हैं जो उनको मालूम है। तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, यूपीएससी के एग्जाम में है ये सब नहीं चलेगा। आपका आधा मार्क, आपका 1 मार्क भी बहुत यहाँ कीमती है। 1 मार्क के कारण आपकी सर्विस जा सकती है, 1 मार्क के कारण आपका कार्डर भी चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो। इसलिए जो पीस टाइम पीरियड है, जिसे हम शांति का पीरियड बोलते हैं, जो प्रिपरेशन का टाइम है पीस टाइम का, उस समय कड़ी मेहनत करो, सो दैट जब आपको एक्चुअल एग्जाम लिखना है जिसे हम वार टाइम कहते हैं, उस समय कम कष्ट उठाना पड़े। सो स्वेट मोर इन द पीस, लेस यू हैव टू ब्लीड इन द वॉर, ये आप हमेशा याद में रखिए। और एग्जाम का प्रिपरेशन जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस या मैराथन की स्पर्धा है, ये मन में रखिए आप कीजिए। आपको एक ही अटेम्प्ट में इमीडिएटली पूरा 100% सक्सेस मिल जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखिए, सिस्टम के ऊपर भरोसा रखिए। सिस्टम बिल्कुल मैं तो फुल प्रूफ कहता हूँ, आज तक तो कुछ देखा नहीं गड़बड़ हुआ है। तो सिस्टम के ऊपर भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और लगे रहिए। और जो लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, क्या उनके पास कोई प्लान बी भी होना चाहिए इन केस वो सफल नहीं हो पाए अपने एग्ज़ाम में? देखिए, ये एग्जाम अनसर्टन है, उसे हम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम कहते हैं। इस दरमियान अगर आपकी घर की आर्थिक परिस्थिति, जो आपको मान लो 32 के उम्र तक आपको वो हेल्प करते रहे, ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको प्लान बी जरूर आपको सोचना चाहिए। वो प्लान बी जो है, एक तो आपकी डिग्री, आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री अगर प्रोफेशनल डिग्री है, तो उस डिग्री को चलते हुए आप कुछ जॉब सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप कोई कुछ बाकी एग्जाम, जो जैसे हर एक स्टेट में ग्रुप 1 का एग्जाम होता है, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर, वो आप सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो। बैंक के प्रोफेशनल ऑफिसर के एग्जाम्स आप लिख सकते हो। आप कंबाइंड डिफेंस सर्विस में जा सकते हो। आप सीएपीएफ की एग्जाम लिख सकते हो। 25 की उम्र तक आप सीएपीएफ के लिए आपको परमिशन है। आप एसीआईओ, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के जो एग्जाम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, वो एग्जाम आप लिख सकते हो। तो ये जो प्लान भी है हमेशा आप दिमाग में रखिए। और अगर आपको जो डिजायर्ड सक्सेस है आपका,
जो सक्सेस की डेफिनेशन है आपके दिमाग में, वो अगर आपकी पूरी नहीं हो रहे तो प्लान बी के बारे में आप हमेशा आपके जो डोर है वो ओपन रखिए। प्लान बी हमेशा हाथ में रखिए। एंड सर, आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो पाई हो? शुरू में लगता था मुझे, जब मुझे आईपीएस मिला और आईएएस नहीं मिला, तो शुरू में मुझे थोड़ा-सा लगता था कि मेरा जो नेचर है, बेसिकली मेरा जो स्वभाव या प्रकृति है, वो आईपीएस के लिए सुटेबल है या नहीं है। मुझे थोड़ा-सा मेरे ऊपर ही डाउट होता था। लेकिन जैसे-जैसे मैं काम करता चला, तो मेरे ऊपर मेरा भरोसा और बढ़ गया। और एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज़ मैटर्स। एक्सपीरियंस के ज़रिए अभी मैं एक पक्का हो चुका है कि यस, आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग थ्रू द यूनिफॉर्म सर्विस, कि जो आईएएस के होते हुए मुझे करने में दिक्कत आती थी, वो कई सारी चीज़ें मैंने आईपीएस सर्विस में आने के बाद की है। और अभी एडजस्ट हो चुका हूँ, तो ऐसा वो फीलिंग जो है, जो शुरू में था, वो आज नहीं है। वो शुरू में कुछ कई साल था। अ, म एक मेंटल प्रिपरेशन की भी बहुत ज़रूरत है। जब आप सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद नो वन इज़ बोर्न फॉर एनी सर्विस। आपका ट्रेनिंग मायना रखता है। ट्रेनिंग के दरमियान आपको जो कोई मेंटर्स मिलते हैं, जिन्होंने इस सर्विस में अच्छे काम किए हैं, उनसे आप काफ़ी सारा सीख सकते हो। उनको आप आदर्श मान सकते हो, और उनके उनके कदम पे कदम एक कर आप चल सकते हो। वो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी तकरीबन 25 साल की सर्विस हो चुकी है। तो वो भी कुछ ऐसा मन में तो उलझन नहीं है कि वो मिलता तो अच्छा रहता था करके। अभी एक्सेप्ट किया है मैंने। एंड सर, आपने चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे भी बहुत काम किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको इंटरनेशनली भी काफ़ी जाना गया है और काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। तो उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने 2004 तक मैंने नक्सलिज्म पे काम किया था। उसमें भी अमेरिका से कम्युनिटी पुलिसिंग एंड होमलैंड सिक्योरिटी के 2 अवार्ड्स हमें मिले थे, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस को। उसके बाद मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और आज तक मेरे ख्याल से 1500 से ज़्यादा महिलाओं को हमने रेस्क्यू किया है सेक्स ट्रैफिकिंग के ब्रॉथेल से। मैंने खुद दिल्ली में ऑपरेशन किया है, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, भिवंडी, ऐसी जगह पे जाके जहाँ रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे हमने रेड करके हमने रेस्क्यू किया है महिलाओं को, बच्चों को रेस्क्यू किया है। उसके साथ-साथ जो अभी चाइल्ड लेबर है, जिसको खासकर अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो कोई कई बार पॉवर्टी के कारण या माइग्रेशन के कारण चाइल्ड लेबर के इश्यू आ जाते हैं। तो हमने 2017 से चाइल्ड लेबर के ऊपर काफ़ी काम किया यहाँ पे हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में। यहाँ पे उड़ीसा से 10,000 से ज़्यादा वर्कर ब्रिक बनाने के लिए ईंट की जो भट्टी रहती है, ब्रिक किल्न्स, वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, और उनके परिवार के साथ उनके बच्चे भी रहते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को 6 महीने के लिए एक 10 या 12,000 रुपए और दिए जाते हैं उनके हाथ पे, उनके पेरेंट्स को बेसिकली, और बच्चों को सुबह से शाम तक बच्चों के ज़रिए काम करवा लिया जाता है। गुलामी, ये हज़ार्डस इंडस्ट्री है। 2017 में जब हमने अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑपरेशन स्माइल के अंडर जब हमने ब्रिक किल्स पे रेड किया, तो हमें देखने को मिला कि तकरीबन 2 दिन के रेड में हमने 350 बच्चों को रेस्क्यू किया। तो इनका क्या करना? क्योंकि इनके माँ-बाप यहाँ है बच्चों के। इनको इनकी मदर टंग है उड़िया है। यहाँ हैदराबाद में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु स्कूल्स हैं, उड़िया स्कूल्स नहीं है। उनको होम में भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं। तो फिर एक सुझाव सामने आया कि जो सर्व शिक्षा अभियान है हमारे गवर्नमेंट का, उसके अंडर हम लोग यहाँ पे हैदराबाद में ये बच्चों के लिए वर्क साइट स्कूल शुरू करेंगे, कि जहाँ पे उनके माँ-बाप काम कर रहे हैं, वही ब्रिक किल्न से थोड़े से नज़दीक के एरिया में सुबह से शाम तक उड़ीसा से अपन टीचर लाएँगे, कि जो उड़िया भाषा में ये बच्चों को पढ़ाएँगे। जो मिड डे मील स्कीम है गवर्नमेंट का, वो मिड डे मील स्कीम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो लोग उनके लिए उपलब्ध करवाएँगे। स्कूल के रूम्स वगैरह भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उपलब्ध करवाएगा।
और ये जो ईंट की भट्टियां हैं उसके जो ओनर्स है, वो ओनर्स लोग ही बच्चों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, स्कूल मटेरियल के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करेंगे। इस तरह से एक पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट, वर्क साइड स्कूल प्रोजेक्ट हमने बनाया 2017 से अभी अभी तक। तकरीबन 2300 उड़ीसा के बच्चों को हम लोग इस स्कूल में पढ़ा चुके हैं। यहाँ से बच्चे जब उड़ीसा वापस जाते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिस सर्टिफिकेट के जरिए उनको उड़ीसा में एक क्लास हायर एडमिशन मिल जाता है, तो उनका पढ़ाई कंटिन्यू हो जाता है। जब वो माँ बाप के साथ यहाँ पे आते हैं तो ईंट भट्टी में नहीं तो डायरेक्ट स्कूल में ही जाते हैं। वो लोग स्कूल में काम करते हैं, माँ बाप ईंट भट्टी में काम करते हैं। उनका दोपहर के खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सरकार ने वो भी अरेंज किया है। और उनके साथ साथ सरकार ने और एक अच्छी चीज की है कि यहाँ पे जो हमारा 1 रुपया 1 रुपी केजी राइस करके जो स्कीम है, तो इनके माँ बाप को भी एक्सटेंड किया, तो उसका भी अभी फायदा उनके पेरेंट्स को हो रहा है। जो पहले ओनर्स बच्चों को एक काम में लगाते थे, वो ओनर्स आजकल बच्चों को यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बच्चों को ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं। तो ओनर्स भी एक तरह पेरेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट काफी यहाँ सक्सेस हो चुका है। एंड 2018 में अमेरिका में फिर से उसे सिविल एंड ह्यूमन राइट्स अवार्ड करके एक अवार्ड भी इस प्रोजेक्ट को मिल चुका है। आजकल के टाइम में कोचिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब लोगों को कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखिए, कई बार जो एटमॉस्फेयर रहता है इस कोचिंग सेंटर्स में, वो एटमॉस्फेयर के कारण बच्चों को कंपटीशन में हम लोग कहाँ खड़े हैं, एक तो उसकी जानकारी मिल जाती है। कई बार वो एक कोचिंग के दरमियान उनको लाइक माइंडेड फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं कि जिनके साथ बैठ के आगे का प्लानिंग ये लोग कर सकते हैं। और कोई भी कोचिंग हो, खाली इनिशियल प्रिपरेशन डेज में वो जरूरी है। एक बार आपको मालूम हो गया उसके बाद जरूरत नहीं। उसके बाद आप घर में बैठ के प्रिपेयर करो टेस्ट सीरीज, लेकिन आप जरूर अटेंड करो, सो दैट आपका लिखने की जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। और आप जो लिख रहे हैं वो सही लाइन पे है या नहीं, वो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो शुरू के दिनों में, इनिशियल डेज में, जब आपको एग्जाम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उस दिनों में आपने अगर कोई कोचिंग क्लासेस अटेंड करके वहां पे ट्रेनिंग हासिल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। उसके कारण एक बार आपका पूरा सिलेबस एक बार हो गया तो आपके दिल में भी रह जाएगा कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ते थे, जैसे स्कूल में पढ़ते थे, तो ऐसा आपने पढ़ाई इसकी भी, एग्जाम की भी की है। एंड वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। एंड सर, आप बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग देते होंगे, कुछ बहुत ही प्रतिभावान होते होंगे, कुछ साधारण होते होंगे, तो इनमें आप बैलेंस कैसे बनाते हैं? और काफी सारे हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे मेरे पास आते रहते हैं। और उन लोगों को मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ता है। उनको बार बार बात करके उनको सही लाइन पे लाना पड़ता है, उनको बैलेंस आंसर देने के लिए बताना पड़ता है, उनको कैसा फोकस करना, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करना, आईने के सामने खड़ा होके आंसर कैसे प्रिपेयर करना, उस सब छोटी छोटी टिप्स उनको कई बार देना पड़ता है। क्योंकि क्या है ना, आदमी की पर्सनालिटी जो है वो बचपन से बनाई हुई रहती है। ये 2 महीने या 3 महीने के प्रिपरेशन में पूरी पर्सनालिटी तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो सॉफ्ट स्किल्स है, वो कुछ सॉफ्ट स्किल्स हम जरूर दे सकते हैं, उसका फायदा होता है। और जैसे आपने कहा कि जो बच्चे कुछ पहले से प्रिपेयर्ड है, जो पहले से मैदान में है, उनको थोड़ा सा अपर हैंड तो रहता ही है। जो बच्चे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो थोड़ा सा लेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क इस पीरियड में करना पड़ता है एग्जाम। एंड सर, जाहिर सी बात है कि इन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए आप इनका कुछ साइको एनालिसिस भी करते होंगे, तो क्या आपने उस साइको एनालिसिस के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है? नहीं नहीं, ये एक्सपीरियंस से ही मैं जान सकता हूँ अभी। क्योंकि देखिए, ये जो एग्जाम है अभी यूपीएससी का, पर्सनालिटी टेस्ट का, उसमें भी एनालिटिकल आंसर जो है, जो बच्चे एनालिटिकल आंसर देते हैं उनको काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और जो बच्चे केवल फैक्चुअल 1 लाइन 2 लाइन ऐसे जवाब देंगे, उनको सवाल तो ढेर सारे पूछेंगे, बट उनको मार्क्स तो कम आएंगे। तो वो भी बच्चों को हम बताते हैं कि आप एनालिटिकल आंसर आपको कैसा, बैलेंस आंसर कैसा देना है, उसके बारे में हम हमेशा बताते हैं। जब उनके उनके मॉक इंटरव्यूज हम लेते हैं, जब 1 to 1 बात करते हैं, वो बात के दरमियान वो हमें पता चलता है बच्चों की बातों से कि ये बच्चा एनालिटिक है या बच्चा फैक्चुअल है, और उसे क्या करने की जरूरत है। तो वही रास्ते पे हम
उसको लेके जाने की कोशिश करते हैं। एंड इन बच्चों को ट्रेनिंग देते टाइम आपके साथ कुछ बहुत ही ऐसे यादगार सा या कुछ बहुत ऐसे मज़ेदार सा कुछ इंसिडेंट हुआ हो तो प्लीज़ बताइए। बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार बच्चों को फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेट किया जाता है। 2 साल पहले एक मेरी स्टूडेंट को दिल्ली में एक मॉक इंटरव्यू के दरमियान वो फ्रस्ट्रेट किया उन लोगों ने। 2 दिन थे इंटरव्यू को। उसको कहा कि तुम बिल्कुल सुटेबल ही नहीं हो सर्विस के लिए, तुम यहाँ पे क्यों आई हो करके। तो वो काफी डिप्रेशन में थी। देन आई हैव मोटिवेटेड हर, बिकॉज मैंने बात किया था उससे, मुझे मालूम था कि काफी पोटेंशियल है लड़की में। रूरल बैकग्राउंड से आई है, काफी स्ट्रगल कर रही है। हर मदर वाज सफरिंग विद कैंसर। ऐसे सारे बैकग्राउंड के बाद भी वो लड़ रही है, तो उसे मोटिवेट करना बहुत जरूरी था। तो मैंने वो मेरा कर्तव्य समझा, उसको मोटिवेट किया एंड शी स्कोर्ड वेरी वेल। शी स्कोर्ड 185 मार्क्स इन इंटरव्यू दैट। एंड देन कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू से आने के बाद इमीडिएटली बच्चे फोन करते हैं, बोलते हैं सर मुझे तो लग रहा था कि आप ही मेरे से बात कर रहे हैं। यस जिस सर। सीक्वेंस में आपने सवाल पूछे उसी सीक्वेंस में वहां पे भी पूछ रहे थे, वही सवाल पूछ रहे थे। ऐसा भी हो चुका है। एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले को लेकर हैदराबाद हमेशा काफ़ी सुर्खियों में रहा है, तो आजकल इस मामले को लेकर यहाँ पे सूरत हाल है। यहाँ पे एक्चुअली पुराना शहर जो है वहाँ पे इस तरह के कुछ केसेस हमेशा हमारे नोटिस में आते हैं। आजकल कम हो चुके हैं। तो जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो, वहां से ये कुछ एल्डरली पर्सन्स यहाँ पे आके जो कम उम्र की लड़कियां हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते। कुछ दिनों के लिए मैरिज रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड ये लोग फिर वो बच्चों को छोड़ के वापस चले जाते हैं। इसमें जो ब्रोकर्स रहते खासकर, वो ब्रोकर से ये लोगों से पैसा लेते हैं। और ये लोग जो है माँ बाप को पैसा देते हैं, उसमें से भी कुछ पैसा लेते हैं। तो ब्रोकर का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट रहता है। ये ब्रोकर के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उनको हम पनिशमेंट के लिए काफी कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ जो काजी रहते हैं, जो ऐसे इलीगल मैरिजेस करते हैं, उनके ऊपर भी हम एक्शन लेते हैं। देन ये जो लोग आते हैं वहां से, उनके ऊपर वो कभी लॉज में रुकते हैं या जैसे ट्रांसपोर्ट से आते हैं, उसके ऊपर भी अभी हमारा काफी अटेंशन रहता है। बीच में तो हमारे लोगों ने इवन मुंबई में भी जाके कुछ काजी लोगों को अरेस्ट किया था, कि जो एजेंट को अरेस्ट किया था जो इस तरह के मैरिजेस अरेंज कर रहे हैं। तो ये जो पहला जो सीन था वो आजकल नहीं है, काफी कम हो चुका है अभी। और यहाँ पे हमारी जो सरकार है, तेलंगाना सरकार ने भी अभी यहाँ पे 2 स्कीम शुरू की है। खासकर मुस्लिम बच्चों के लिए यहाँ पे शादी मुबारक करके स्कीम है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा एक बच्चे की शादी के लिए माँ बाप को सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। उसके कारण पेरेंट को जो खासकर जो पुअर पेरेंट्स है उनको बच्चों का शादी का वो प्रॉब्लम आजकल ज्यादा नहीं हो रहा है। बाकी कम्युनिटी के बच्चों के लिए, हिंदू कम्युनिटी के बच्चों के लिए भी यहाँ पे कल्याण लक्ष्मी करके स्कीम है कि यहाँ पे 1 लाख रुपए से ज्यादा माँ बाप को सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। उसके कारण आजकल पहले जैसा जो था वो पुराना वो हिस्सा, अब वो इशू अभी आजकल नोटिस में हमारे तो नहीं आ रहा है, कम हो चुके हैं वैसे केसेस। जो शॉर्ट टर्म मैरिजेस जिसको यहाँ पे मुता मैरिजेस करके कहा जाता है, वो केसेस आजकल कम हो चुके एंड सर आपका इलाका बहुत ही नक्सल प्रभावित है, सो क्या कभी आपका इनसे सामना हुआ है? हैं। आदिलाबाद का जो मैं था वहां पे 2000 से लेकर 2004 तक तकरीबन 4.5 साल था मैं वहां पे एज एडिशनल एसपी और एज एसपी ऑफ डिस्ट्रिक्ट। उस दरमियान हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट का नाम था पुलिस मीकोसम, यानी पुलिस फॉर यू। और ये 2 प्रोन स्ट्रेटेजी थी कि जो बैकवर्ड एरिया है, इंटीरियर एरिया है, उसे डेवलप करना है हमें सरकार की मदद से। और जो लोग बंदूक हाथ में लेके, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, जो छोटे बच्चों को प्रोवोक करके उनको अंडरग्राउंड कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। ये जो 2 प्रोन स्ट्रैटेजी थी, यही स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए हमने तो सबसे पहले लोगों की हेल्थ नीड्स क्या क्या है उसके बारे में जानकारी ली। जहाँ पे स्कूल में टीचर्स नहीं जाते थे, वो टीचर्स के खिलाफ हमें कानूनन कार्रवाई भी करना पड़ा, क्योंकि वो टीचर्स ने अपने नाम पे दूसरे बच्चों को वहां पे एम्प्लॉय किया, वो इम्पोर्सोनेशन कर रहे थे। तो कानूनन कार्रवाई के बाद वो इशू सेट हो गया।
देन डॉक्टर्स को भी हमने टाइमली जाने के लिए वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से कंपलसरी कर दिया। देन हमने कुछ मेडिकल कैंप्स वहाँ पे तकरीबन 113 मेडिकल कैंप हमने अरेंज किए थे, जिससे 1 लाख से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ। 1000 से ज़्यादा लोगों के कैटरैक्ट के ऑपरेशन भी हमने किए थे। कुछ बच्चों के ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भी हमने हेल्प किया था। कुछ गाँव में सड़क नहीं थी, तो सड़क बनाने के लिए सरकार की मदद से हमने मदद की वहाँ पे। कुछ गाँव को स्टेट गवर्नमेंट की बसेस नहीं जाती थी, वो बसेस हमने शुरू की कम्युनिकेशन, सो दैट सरकारी नौकर जो है, जो ग्राम सेवक हो, विलेज सर्वेंट या आंगनवाड़ी टीचर हो, उनको भी जाने में सहूलियत हो। तो ये सब चीजें जो है डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहा जाता है, वो हमने कलेक्टर के साथ मिलके, प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटीडीए के साथ मिलके उस डिस्ट्रिक्ट में किया, खासकर। और उसके बाद फिर हमने लोगों को सरेंडर के लिए अपील किया उनके माँ बाप के जरिए। काफी बच्चे सरेंडर हो गए, उनका हमने रिहेबिलिटेशन किया। वहां पे उस दरमियान कुछ लाइव एनकाउंटर्स भी हुए। उसमें हमारे बच्चों को कुछ कैलेंडरी मेडल्स भी आए। बट पूरा जो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल का जो मेरा एसपी का वहाँ पे टेन्योर रहा, उब तक वहाँ में हमने 180 से नक्सलाइट की संख्या 20 तक नीचे लाई थी। उसमें सरेंडर्स का बहुत ज़्यादा योगदान सरेंडर का रहा। कुछ अरेस्ट भी हो चुके थे और लोगों का पुलिस के ऊपर एक भरोसा ही हो गया था कि पुलिस, ये जो प्रोग्राम था पुलिस मी कोसम, पुलिस फॉर यू, तो अपने लिए पुलिस है, एक लोगों के दिल में एक पक्का हो गया था। पुलिस के ऊपर जो भरोसा हो गया, उसी के कारण अंडरग्राउंड बच्चों को उनके माँ बाप ही पेपर के जरिए, टीवी चैनल के जरिए अपील करके बुला रहे थे और वो अपील देखते हुए काफी लोग सरेंडर हो गए। और हमारे यहाँ तेलंगाना, उस समय तो आंध्र प्रदेश था और अभी तेलंगाना सरकार है, तो जो सरकार की जो स्कीम है सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन, वो काफी अच्छी स्कीम है, जिसमें जो रिवार्ड है वो रिवार्ड दिया जाता है, जो रिहेबिलिटेशन का मनी दिया जाता है। कई बार हाउस साइट्स मिला लोगों को जो सरेंडर हुए, उनके ऊपर जो केसेस थे, उस केसेस के बारे में भी सरकार ने कंसिडर किया था। तो ये सब चीजें होते हुए सरेंडर यहाँ पे काफी हो चुके हैं। आजकल यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट अभी तेलंगाना में, खासकर बॉर्डर एरिया में, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो या महाराष्ट्र का बॉर्डर, वो बॉर्डर एरिया में अभी सीमित है। बाकी एरिया में अभी काफी मूवमेंट कम हो चुका है। सर, ऐसा माना जाता है कि खाकी वर्दी से आजकल लोगों का भरोसा उठ रहा है, उनका विश्वास काफ़ी कम हो रहा है। सो आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, भरोसा एक्सपीरियंस से आ जाता है। भरोसा तो अपने घर वालों पे भी नहीं रहता है। जब आप कुछ किसी के लिए कुछ करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो ही आपको रिटर्न मिलेंगे। मैं तो पहले से भरोसा इसी पे रखता हूँ कि जब आप 99% आप ना दोगे, तो आपको 100% रिटर्न आएगा। अदरवाइज अदरवाइज पहले आपको इन्वेस्ट करना है, आपको कुछ करना है समाज के लिए, तो ही आपको कुछ समाज से मिल सकता है। आप जो है खाली बातें करके ये सब नहीं होता। आपको वो खुद लीडरशिप के एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। उनके फेल्ट नीड्स क्या है, उसके बारे में जानकारी लो, क्या चाहिए उनको। पुलिसिंग जो है वो दिल्ली से आई हुई स्कीम नहीं है। लोगों को क्या पुलिसिंग चाहिए, लोगों के पुलिस के बारे में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, पुलिसिंग के बारे में खासकर वो जानना चाहिए और वैसे पुलिसिंग लोगों के लिए करना चाहिए। वो हम करते आ रहे हैं। और दूसरी और एक बात जो हम हमेशा करते हैं कि आप रूट कॉज मालूम करो कि क्यों प्रॉब्लम है, और वो रूट कॉज अप्रोच, वो प्रॉब्लम जड़ से निकालने की कोशिश करो, सो दैट दोबारा आपको वो चीज ना करना पड़े। जो गालिब का शेर है ना, वो उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी लेकिन आईना साफ करता रहा। आप जो है बेसिकली आप रूट कॉज अप्रोच से काम करो, लोग आपके साथ रहेंगे। वो मैं तो अकेला जा रहा था ना, लोग आते रहे, कारवा बनता गया, वो कारवा बनता जाता है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपके साथ जुड़ते धन्यवाद। रहेंगे। So this was India's super mentor, Mr. Mahesh Bhagwat. We hope you've enjoyed this presentation and stay tuned because Indian Masterminds will soon come with more such presentations. Thank you.